व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लॉन्च होने वाले सैटेलाइट के बारे में, जिसको पाकसेट MM-1R का नाम दिया गया है। ये प्लान है 30 मई 2024 को, आज से कुछ दिनों बाद। तो इसके बारे में अनाउंसमेंट स्पार्को ने की है कि जो हमारा नेशनल स्पेस प्रोग्राम है 2047, उसके हिसाब से ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुशर्रफ के ज़माने में एक 25 ईयर प्लान स्पार्को का बना था। शायद उसी का नाम ही इन्होंने नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 रखा है। बहरहाल सैटेलाइट की लॉन्च का क्रेडिट लेना तो हुकूमतों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग में कई साल लगते हैं। हुकूमत की सिंसेरिटी तो इस चीज़ से शो होगी कि वो अपने टेन्योर में कितना बजट स्पार्को को मुख्तस करती है। आया जो 2047 प्रोग्राम है उसके हिसाब से हुकूमतें स्पार्को को फंड्स फराहम भी कर रही हैं कि नहीं। बहरहाल ये जो लॉन्च है ये यी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हो रही है, चाइना से। इसके बारे में ये ऑर्बिटल स्लॉट है, जिसको कहते हैं 38 डिग्री ईस्ट, जिसमें ऑलरेडी अर्ली 2000 से पाकिस्तान जो है ने एक सैटेलाइट वहाँ पे प्लेस कर दिया था। ऑलरेडी वो मौजूद था, उसको उस स्लॉट पे मूव कर दिया गया था। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री ये है कि लेट 90s में जो इंटरनेशनल स्पेस की एजेंसी है वो उसके पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं स्पेस में। तो ख़ास तौर पे ये जो हायर ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन होते हैं जो जनरली, इनके लिए जो एजेंसी है उसने मुल्कों को ये कहा गया है। ये जो आप लॉन्च देख रहे हैं वीडियो में, ये पाकिस्तान के पाकसेट 1R की लॉन्च है। तो मैं ये कह रहा था कि लेट 90s में वो जो एजेंसी है इंटरनेशनल, वो मुल्कों को स्लॉट ऑफर्स करती है, और अगर चंद साल में वो उसको कवर ना कर सकें तो फिर वो फॉर लाइफ आपके लिए लॉस्ट हो जाती है। तो लेट 90s में जो हमारा मतलब हालात थे माशी, 28 मई की एक्सप्लोजन के बाद, एटॉमिक जो एक्सप्लोजन हमने किए थे, उसके बाद लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज करने की वजह से मुल्क जो है वो बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुका था। बहरहाल ये एक अलहदा डिस्कशन है। बहरहाल ये है कि जब पाकिस्तान ने एक एक करके स्लॉट्स लॉस्ट हो गई हमेशा के लिए, तो एक रह गई, तो फिर मजबूरन इन्होंने एक यूज सेटेलाइट जो है अमेरिकन कंपनी का, जो गालिबन टर्की उस टाइम इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान ने लीज पे ले लिया और इस तरह से ये ऑर्बिटल स्लॉट कवर की। तो वो सेटेलाइट चलता रहा। फिर ये 2011 में सेटेलाइट लॉन्च किया चाइनीज़ पाकिस्तान ने, जो सिर्फ सी और KU बैंड पे काम करता था, और इसकी ऑपरेशनल लाइफ 15 साल थी, या होनी चाहिए थी। बहरहाल ये है कि लगता ऐसा है कि फरवरी 2018 में, अ, अ, यानी कि तकरीबन 6 साल में, और 15 साल इसकी डिज़ाइन लाइफ थी, 6 साल में ऐसा लगता है कि इसने काम करना छोड़ दिया, और उसकी जगह हम दोबारा एक अमेरिकन बिल्ट सैटेलाइट पे आ गए जिसका पुराना नाम एशिया सैट था। तो ये बात है फरवरी 2018 की। बहरहाल क्योंकि कभी किसी ने स्पार्को से ये सवाल पूछा भी नहीं, तो इसलिए कभी मीडिया में ये चीज़ आई भी नहीं कि वाकई ऐसा हुआ है कि पाक सेट 1R जो है वो 15 साल की बजाय 6 साल ही चला है सिर्फ। अगस्त 2011 में लॉन्च हुआ था जबकि। तो बहरहाल ये है कि 2011 के चाइना और आज के चाइना के स्पेस प्रोग्राम में भी फ़र्क है। अब हम भी चाइनीज़ सेटेलाइट ही लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी टेक्नोलॉजी 2011 वाले सेटेलाइट से बहुत बेहतर होगी। शायद यही सोच के पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक चाइनीज़ सेटेलाइट की तरफ जा रहा है। बहरहाल जो पुराना सेटेलाइट था वो सिर्फ और सिर्फ सी और KU बैंड कवर करता था, जबकि ये जो अभी वाला सेटेलाइट है इसमें 4-5 किस्म के बैंड्स हैं, जिसमें C बैंड, KU बैंड,
के यू बैंड में भी दो किस्में होती हैं, BSS और FSS, और KA बैंड। तो इस तरह से ये वाला जो नया सेटेलाइट है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है उस पुराने वाले सेटेलाइट से। कर रहा ये सेटेलाइट रिप्लेस ही है उस वाले सेटेलाइट को। पुराना जो चाइना का एक्सपायर हो गया उसकी बात नहीं कर रहा, जो उसके बाद एशिया सैट है, जिसको हमने पाक सैट MM1 का नाम दिया, गालिबन इसीलिए अभी वाले को MM1R कहा जाता है, इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बहरहाल ये है कि ये जो अमेरिकन बोइंग कंपनी का बना हुआ था, बोइंग 608 स्पेसक्राफ्ट टाइप थी इसकी, ये 15 साल प्लान था, लेकिन अब उसको 21 साल हो गए हैं। 21 साल 1 महीने 8 दिन। बहरहाल इसकी लीज भी पाकिस्तान की ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए हम जो हैं वो ये लॉन्च कर रहे हैं सेटेलाइट। और लॉन्च करने के फ़ौरन बाद अवेलेबल नहीं हो जाएगा, उसके चंद मंथ्स बाद ही इसकी जो है वो यूजेज की जा सकेगी। गालिबन अगस्त, हाँ, अगस्त के एंड 2024 तक ये जो है वो अवेलेबल होगा। इसके ट्रांसपोंडर्स जो हैं वो 51 ट्रांसपोंडर्स हैं, और बड़े हिस्से पे आप इसको कवर कर सकते हैं। आगे मैं पिक्चर्स में आपको दिखा भी देता हूँ कि कवरेज सी बैंड की, के बैंड की और KU बैंड की क्या क्या है इस सेटेलाइट के अंदर। जो अभी, जिसे हम पाकसेट MM1 कहते हैं, जो अभी सेटेलाइट है, ये 12 अप्रैल 2003 को लॉन्च हुआ था अमेरिका के कैप कनावरल से। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 2018 से लेके हमारे पास है, और 2018 से अभी तक चल रहा है। और जिस तरह मैंने बताया कि 15 साल इसकी प्लान लाइफ थी, और अभी इसको 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं चलते हुए। इसकी कॉस्ट ओरिजिनली जो है वो $220 मिलियन थी। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है लीज में, तो पाकिस्तान को कॉस्ट इसकी कम ही पड़ी है ओरिजिनल, और ये 4137 kg का था। बहुत से इसके काम होते हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत छोटे डिश एंटीना पे जो आप रिसीव कर सकते हैं TV स्टेशंस, वो कैपेबिलिटी हो सकती है। बाकी ये कि जो मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्टिविटी चाहिए होती है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, वो भी यूज़ करते हैं इसको। लेकिन जो 5G का जिक्र किया जा रहा है वो बात कोई लॉजिकल नहीं लगती। 5G का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसमें इससे डायरेक्ट कोई 5G नेटवर्क्स का इतना ताल्लुक नहीं है। जो मोबाइल कंपनी हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाती हैं, इसके लिंक से। और आप इससे सैटेलाइट एप्लीकेशंस भी हैं, कमर्शियल भी, और इवन मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन होती हैं उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो बहरहाल जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जिस तरह हमने ऑर्बिटल स्लॉट लॉस्ट हुई हमारी, वो हमारी नॉन सीरियसनेस थी टुवर्ड स्पेस। हालांकि कैपेबिलिटी स्पेस लॉन्च की भी अगर वाकई सीरियस लिया जाता और फाइनेंस किया जाता हमारे स्पेस प्रोग्राम को, तो बड़ा आसान था। इवन यहाँ पे स्पेस सेंटर का बनना, उसको कमर्शियली इस्तेमाल करना। इसमें तुर्की की मिसाल बहुत अच्छी है। तुर्की का स्पेस प्रोग्राम शायद पिछले 20 सालों में ही जो है और चला है, और आज इस स्टेज पे पहुंचा है कि उसके कई सैटेलाइट्स हैं। और हमारा स्पेस प्रोग्राम, जैसे आपको पता है कि 57 में दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई रशिया की तरफ से, स्पुतनिक। और 61 में मेरे ख्याल से स्पार्को की बुनियाद रख दी गई थी। जो बनाने वाले थे उनका विजन बड़ा अच्छा था, लेकिन बाद में आने वालों ने इस पे काम नहीं किया, और इस स्पेस रेस में हम बहुत से मुल्कों से पीछे रह गए। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय।